आज की इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अजीम मुसाफिरों में से एक मशहूर मोरक्कन एक्सप्लोरर इब्न बतूता की, जिन्होंने 14वीं सदी में ऐसी सफर की दास्तान लिखी जो आज भी हिस्ट्री लवर्स और रिसर्चर्स को हैरान कर देती है। उनका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता था और वो 1304 में तंजीर, मोरक्को में पैदा हुए। उस दौर में सफर आज की तरह आसान नहीं था। ना एयरप्लेन्स थे, ना मॉडर्न मैप्स, ना जीपीएस। सिर्फ हिम्मत, यकीन और इल्म का जज्बा था। इब्न बतूता ने अपना सफर सिर्फ 21 साल की उम्र में शुरू किया। मकसद था हज अदा करना और मक्का पहुंचना, लेकिन जो सफर सिर्फ एक मजहबी फर्ज से शुरू हुआ, वो धीरे धीरे 30 साल लंबी दुनिया की सैर में बदल गया। उन्होंने अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया तक का सफर किया। अगर हम परफॉर्मेंस एस्पेक्ट की बात करें तो उनका सफर तकरीबन 120,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल था, जो उस वक्त के लिए अनइमेजिनेबल था। मुकाबला अगर किया जाए तो मार्को पोलो का सफर भी उनके मुकाबले में छोटा नजर आता है। उनका ट्रैवल रिकॉर्ड हुमैन उनकी मशहूर किताब रिहला से मिलता है, जिसे फॉर्मली तुफात अल-नुज़्ज़र फी गरैब अल-अमसार कहा जाता है। इस किताब को बाद में उन्होंने मोरक्को के सुल्तान के हुक्म पर लिखवाया। इस डॉक्यूमेंट्री का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट यह है कि यह सिर्फ सफर की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल स्नैपशॉट भी है। इब्न बतूता ने हर शहर के कानून, हुक्मरानों, बाजारों, लोगों के रवैयों और रिलीजियस प्रैक्टिसेस का डिटेल्ड जिक्र किया। जब वो नॉर्थ अफ्रीका से गुजारते हुए इजिप्ट पहुंचे तो उन्होंने कायरो की तारीफ करते हुए लिखा कि यह शहर इल्म और तिजारत का मरकज है। वहां से वो शम और फिर हिजाज की तरफ गए। मक्का में हज अदा करने के बाद वो वापस घर नहीं लौटे। उनका जज्बा इतना ज्यादा था कि उन्होंने इराक, पर्शिया और फिर ईस्ट अफ्रीका का रुख किया। उन्होंने मोगादिशु और किलवा जैसे शहरों का भी जिक्र किया, जो उस वक्त तिजारती तौर पर बहुत अहम थे। उनका सफर फिर उन्हें अनाटोलिया यानी आज के टर्की और फिर सेंट्रल एशिया ले गया। वहां से वो दिल्ली सुल्तानात के दौर में हिंदुस्तान पहुंचे। उस वक्त हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक की हुकूमत थी। सुल्तान ने इब्न बतूता को काजी के ओहदे पर मुकर्रर किया। यह उनके सफर का एक इंपॉर्टेंट फेज था, जहां उन्हें सिर्फ मुसाफिर नहीं बल्कि एक ऑफिशियल पोजीशन भी हासिल हुई। उन्होंने दिल्ली की शान और शौकत, सुल्तान के अजीब और गरीब फैसलों और रॉयल कोर्ट के सिस्टम का डिटेल से बयान किया। यहां डॉक्यूमेंट्री का डिजाइन एलिमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है। विजुअल रीएनैक्टमेंट्स के जरिए दिल्ली के दरबार, बाजार और महल को दिखाया जा सकता है। व्यूअर्स को यह फील करवाया जा सकता है कि वो 14वीं सदी के हिंदुस्तान में चल रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज इब्न बतूता ने इंडिया में कई साल गुजारे, लेकिन उनकी जिंदगी यहां भी पुरसुकून नहीं रही। उन्हें चाइना के लिए एक डिप्लोमेटिक मिशन पर भेजा गया, लेकिन रास्ते में उनका काफिला लूट लिया गया। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और सफर जारी रखा। उनका चाइना का सफर भी हिस्ट्री का एक फैसिनेटिंग चैप्टर है। वो युआन डायनेस्टी के दौर में चाइना पहुंचे। उन्होंने चाइनीज पोर्ट्स, ट्रेड सिस्टम और वहां के डिसिप्लिन्ड सोसाइटी का जिक्र किया। ये पार्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए विजुअली बहुत रिच हो सकता है, जहां सी राउट्स, शिप्स और एंशिएंट चाइनीज सिटीज को शो किया जाए। इब्न बतूता के ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि उस दौर में चाइना टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से काफी आगे था। अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इब्न बतूता का काम सिर्फ एक ट्रैवल डायरी नहीं बल्कि एक प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्स है। उनकी राइटिंग स्टाइल डिस्क्रिप्टिव और इमर्सिव है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि वो कहाँ गए, बल्कि ये भी बताते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के कानून फॉलो करते थे। ये चीज उनकी स्टोरी को डॉक्यूमेंट्री के लिए परफेक्ट बनाती है, क्योंकि हर सीन को ऑथेंटिक डिटेल के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है। उन्होंने मालदीव्स का भी सफर किया, जहां उन्हें काजी बनाया गया। वहां के सोशल कस्टम्स उन्हें अजीब लगे, खास तौर पर औरतों का लिबास और लोकल ट्रेडिशंस। उनका स्टाइल ऑनेस्ट था। वो जो देखते थे वही लिखते थे, चाहे वो उनके लिए नया या हैरत अंगेज क्यों ना हो। इस हॉनेस्टी की वजह से उनकी रिहला को हिस्टोरियंस बहुत अहमियत देते हैं। उनका सफर फिर अंदालुसिया और वेस्ट अफ्रीका तक भी गया। माली एम्पायर के दौर में उन्होंने सहारा डिजर्ट क्रॉस किया और तिम्बुक्तू के इल्मी माहौल का जिक्र किया। ये पार्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक मोमेंट हो सकता है, जहां डिजर्ट कैरावान्स, ऊंटों के काफिले और सुनहरी रेत के मनाजिर दिखाए जाएं।
उनका अफ्रीका का सफर बताता है कि उस वक्त भी ट्रांस सहारन ट्रेड बहुत एक्टिव था। यूनिक सेलिंग पॉइंट यह है कि इब्न बत्तूता का सफर सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं बल्कि कल्चर्स का सफर था। उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड के अलावा नॉन मुस्लिम रीजन्स का भी जिक्र किया। उनकी अडेप्टेबिलिटी लाजवाब थी। हर नई जगह पर वो लोकल लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते, लोकल रूलर्स से मिलते और अपने इल्म और शख्सियत की वजह से इज्जत हासिल करते। इस डॉक्यूमेंट्री का नैरेटिव फ्लो अगर क्रोनोलॉजिकल रखा जाए तो व्यूअर्स को उनकी 30 साल लंबी जर्नी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगेगी। शुरुआत तंजीर के छोटे से शहर से, फिर मक्का, फिर इंडिया, चाइना और अफ्रीका तक का सफर। हर रीजन के लिए अलग कलर ग्रेडिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया जा सकता है ताकि कल्चरल शिफ्ट को फील करवाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मिडिल ईस्ट के लिए ट्रेडिशनल आउट म्यूजिक, इंडिया के लिए क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल और चाइना के लिए सॉफ्ट ओरिएंटल टोन्स। परफॉर्मेंस एस्पेक्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो इब्न बत्तूता की फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। उन्होंने डिजर्ट्स क्रॉस किए, समुंदरी तूफानों का सामना किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी और फिर भी सफर जारी रखा। ये चीज उन्हें सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं बल्कि एक एडवेंचरर बनाती है। मॉडर्न ऑडियंस के लिए ये मैसेज इंस्पायरिंग हो सकता है कि नॉलेज और डिस्कवरी का जज्बा इंसान को कितना आगे ले जा सकता है। आज के दौर में जब हम गूगल मैप्स और फ्लाइट्स के जरिए चंद घंटों में कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर लेते हैं, इब्न बत्तूता का 30 साल का सफर हमें रियलाइज करवाता है कि एक्सप्लोरेशन का असल मतलब क्या था। उनका काम हिस्टोरियंस, जियोग्राफर्स और कल्चरल स्कॉलर्स के लिए एक ट्रेजर है। उनकी रीला के जरिए हमें 14वीं सदी की दुनिया का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। इस डॉक्यूमेंट्री का डिजाइन अगर सिनेमैटिक विजुअल्स, एनिमेटेड मैप्स और वॉइस ओवर नरेशन के साथ कंबाइन हो तो ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं बल्कि एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बन सकता है। इब्न बत्तूता की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिन्होंने कंफर्ट जोन छोड़कर अननोन दुनिया का रुख किया और अपने दौर के सबसे बड़े ट्रैवलर बनकर उभरे। उनका सफर हमें यह सिखाता है कि दुनिया बहुत वासी है और इल्म और तजुर्बा हासिल करने के लिए हिम्मत और सब्र की जरूरत होती है।